हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश जो स्पेशल है उसकी क्लास चलेगी। उत्तर प्रदेश विशेष में हम लोग देखते हैं, जैसे किसी भी चीज को विशेष तरीके से जानने के लिए उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना अति आवश्यक है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें या किसी भी प्रदेश को देखें तो सबसे पहले हमें उसके इतिहास के बारे में जानना अति आवश्यक है। अगर हम उसके इतिहास का अध्ययन कर लेंगे तो बारीक से बारीक निकलने वाला प्रश्न कहीं से भी पूछे पेपर में हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे ये उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक विशेषताएं क्या क्या है। सांस्कृतिक विशेषताओं में क्या है कि जैसे मेले हो गए, पर्व हो गए, लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया या संग्रहालय हो गए, इन सब चीजों का अध्ययन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इस उत्तर प्रदेश का जो विशेष चीज है कि राजनीतिक और लोक प्रशासन कैसे चलता है या लोक कल्याणकारी योजनाएं कैसी चलती हैं या क्या लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। साथ में हम लोग देखते हैं कि इस उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक बनावट या भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कैसे है। जैसे भौगोलिक क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि मिट्टियां कैसी हैं या जलवायु कैसा है, अपवाद क्षेत्र कैसे हैं, या हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसमें इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी हम लोग इस क्लास में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। जैसे हम लोग पिछली क्लासों में देखे थे, जब भारत का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा था तो भारतीय इतिहास को अगर उसी के क्लास पर हम लोग इसको भी लाके निर्भर करेंगे तो हमको समझने में आसानी होगी। जैसे भारत का जब हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे तो उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। पहला कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा था ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। सबसे पहले एक चीज हम लोग यहां देखते हैं, पिछले क्लासों में हम लोगों ने देखा था, इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास उसे कहते हैं जो ये वर्णित करे कि ऐसा हुआ था। इसमें जैसे है कह रहा है ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इस प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? तो अगर ऐसा कुछ भी है कि ऐसी हुई, तो जैसे एक कहानी भी है, कोई भी कहानी भी है, वो भी इतिहास है। लेकिन अगर वो प्रमाणिक तरीके से पुष्ट है, प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है, तो कहानी भी इतिहास है। प्रमाण क्या है? ये प्रमाण 2 तरीके के होते हैं। एक तो साहित्यिक प्रमाण, साहित्यिक प्रमाण, और दूसरे प्रमाण कौन से होते हैं? पुरातत्व से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण। अगर इन साहित्यिक प्रमाणों और पुरातात्विक प्रमाणों से अगर कोई कहानी भी प्रमाणित कर दी गई तो वह भी इतिहास है। और इन प्रमाणों के माध्यम से ही, इन प्रमाणों के कारण ही ये प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में इस इतिहास को बांटा गया है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जैसे जब ये दोनों प्रमाण मिले तो इतिहास हो गया। लेकिन प्राग इतिहास में क्या हुआ कि साहित्यिक प्रमाण नहीं मिला, ये साहित्यिक प्रमाण नहीं मिला और पुरातात्विक प्रमाण मिल गया, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और इसमें जो है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में साहित्यिक प्रमाण भी मिल गया और पुरातात्विक भी प्रमाण मिल गया। लेकिन साहित्यिक प्रमाण तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। जैसे अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल में इसका उदाहरण हमसे पूछे तो हम लोग कहेंगे पूरा पाषाण। पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल इस प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। अगर हमसे कहे कि आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल का हम लोगों ने परिभाषा देखा कि जो साहित्यिक प्रमाण तो मिल गया, सारे पुरातात्विक प्रमाण भी मिल गया, लेकिन साहित्यिक प्रमाण पढ़े नहीं जा सके। केवल पुरातात्विक प्रमाणों के माध्यम से ही इतिहास लिखने का प्रयास किया गया। इसके लिए हम लोग कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आद्य ऐतिहासिक काल, जैसे हम लोगों ने देखा था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग का विकास हो गया था।
400 से 500 तक चित्राक्षर थे, जिसमें चित्रों में क्या था कि मछली का चित्र अधिक था, अंग्रेजी का यू अक्षर अधिक था, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाए थे कि किस चीज को दर्शा रहा है। ये केवल हमको ये पता चला कि ये लिपि है, सिंधु घाटी लिपि है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। कि साहित्यिक प्रमाण तो मिल गया, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। और दूसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल, जिसमें साहित्यिक प्रमाण भी मिल जाए और पुरातात्विक प्रमाण भी मिल जाए, साथ में साहित्य को पढ़ा भी जाए, उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। जब हम लोगों ने भारतीय इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया था, तो हम लोगों ने इस इतिहास को 3 भागों में बांटा था। पहला कौन सा था? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा था मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा कौन सा था? आधुनिक इतिहास। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग जो भारतीय इतिहास पढ़े थे, बिल्कुल उसी तरह से अगर हम लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि प्राचीन इतिहास में सबसे पहला क्या था? ऐतिहासिक काल। और इस प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने अभी देखा कि जैसे इसका जानकारी हमको कहां से हुई, इसमें जो है हमको पुरातत्व से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई। प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। किसी चीज से निर्माण हुआ, जैसे किसी भी चीज का परिवर्तन यकायक नहीं होता, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता। जैसे पत्थर से अर्थात पाषाण से किसी चीज का निर्माण हुआ, तो पहले क्या था? ये भारी भरकम था, पत्थर ही बना के लोग रख देते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसमें धीरे धीरे इसको आकार में जो है परिवर्तन किया गया, और उसमें पुनः फिर परिवर्तन हुआ, जिसमें काफी परिवर्तन हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं कि काफी परिवर्तन के बाद ये दूसरी कला आ गई। तो इस पाषाण काल को, जो प्राग इतिहास है, इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नवपाषाण काल। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा ऐसा स्थान है जहां से इसके जो है प्रमाण मिले हुए हैं। जैसे पेपर में पूछता कैसे है कि उत्तर प्रदेश के उस स्थान का नाम बताइए जहां से पूरा पाषाण काल से संबंधित वस्तुएं मिली हुई हैं। पेपर में पूछता है ना कि उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल स्थल कौन से हैं। ऐसे स्थल हैं जिनको हम लोग याद करते हैं, जैसे प्रयागराज में बेलन घाटी, प्रयागराज का बेलन घाटी, प्रयागराज की बेलन घाटी, ये इलाहाबाद, आजकल नया इसका नाम हो गया प्रयागराज। प्रयागराज की बेलन घाटी, इसकी खुदाई 1960 ईस्वी के लगभग 1960 ईस्वी में इसको J.R. शर्मा ने इसका खुदाई करवाई थी, इनके निर्देशन में जो है खुदाई हुई थी। J.R. शर्मा के निर्देशन में खुदाई हुई थी। और इस बेलन घाटी में जो पूरा पाषाण काल से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए। बेलन घाटी में भी एक क्षेत्र है लोहदा नाला, लोहदा नाला, यहां से एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। अस्थि से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। ये जो मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है, ये प्रतिमा जो मिली हुई है, जैसे यहां से एक बात उठता है कि मातृ देवी की मूर्ति है किस चीज की, तो ये पृथ्वी या उर्वरता की देवी की मूर्ति है। पृथ्वी देवी या उर्वरता की देवी जिसे कहते थे, उसे उस काल में मातृ देवी कहा जाता था। उसकी प्रतिमा जो है अस्थि से बनी हुई प्राप्त हुई है लोहदा नाला से, जो प्रयागराज के बेलन घाटी के क्षेत्र में आता है। या जो प्रतिमा ये मिली हुई मातृ देवी की, ये कहां पर रखी हुई है? तो ये कौशाम्बी के संग्रहालय में संरक्षित है। कौशाम्बी का जो म्यूजियम है उसमें ये रखी हुई है, कौशाम्बी के संग्रहालय में रखा हुआ है। और जो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए पूरा पाषाण काल संबंधित जगह, वो चंदौली, चकिया, सोनभद्र की सिगरौली घाटी,
से प्रयागराज की बेलन घाटी, चंदौली की चकिया और सोनभद्र की सिगरौली घाटी से उत्तर प्रदेश से प्राप्त होने वाले पुरापाषाण स्थल हैं। ये पुरापाषाण काल के बाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त होने वाले मध्य पाषाण काल स्थल, मध्य पाषाण काल स्थल, जो मध्य पाषाण काल के स्थल उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए, कौन कौन से स्थान से प्राप्त हुए? जैसे सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, और कौन सा है? महदहा, साथ में दमदमा। ये जो स्थल प्राप्त हुए हैं ये उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। ये यहाँ से जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित और वस्तुएं प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है, जैसे सराय नाहर राय, सराय नाहर राय से मिला क्या क्या? सराय नाहर राय जब खुदाई हुई, सराय नाहर राय की खुदाई जी.आर. शर्मा ने करवाया। जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में ये खुदाई हुई तो यहाँ से मिला क्या? सराय नाहर से जब खुदाई करवाए जी.आर. शर्मा तो इनको क्या मिला? सबसे पहले इनको एक छोटी सी बस्ती मिल गई, छोटी बस्ती मिल गई। साथ में क्या मिला? जब छोटी बस्ती मिली तो अनेक जो है छोटी छोटी भट्टियां मिल गई, छोटी छोटी भट्टियां मिल गई। साथ में क्या मिला? एक बड़ी सामुदायिक भट्टी मिली, एक बड़ी सामुदायिक भट्टी मिल गई। एक बड़ी सामुदायिक भट्टी मिली। साथ में क्या हुआ? स्तंभ गर्त भी मिला, स्तंभ गर्त भी मिला। और क्या मिला? यहां से झोपड़ी का फर्श मिला, झोपड़ी का फर्श मिला। कई कब्रें मिली, दाह संस्कार विधि जो है जानकारी प्राप्त हुई कि कब्र कैसे बनाते हैं, कब्रें मिली। साथ में अस्थियों से, अस्थियों और सींगों से, और सींगों से उपकरण मिलना प्रारंभ हो गए, उपकरण भी मिले। कहां से? सराय नाहर से, जो उत्तर प्रदेश का मध्य पाषाण कालीन स्थल था। और इस प्रतापगढ़ जिले में जो एक क्षेत्र था महदहा, प्रतापगढ़ क्षेत्र के पास था महदहा, ये उत्तर प्रदेश का मध्य पाषाण काल स्थल है। इस मध्य पाषाण काल में, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा था कि जब किसी भी चीज में परिवर्तन होना शुरू हो जाता था तो उसका काल बदल जाता था। जैसे जब हम लोगों ने पूरा पाषाण काल में देखा तो वस्तुओं का जो है निर्माण हुआ पत्थरों के माध्यम से या अस्थियों के माध्यम से, लेकिन इसमें क्या हुआ? प्रतापगढ़ क्षेत्र में भी निर्माण तो सेम वैसे ही बढ़ा, लेकिन इसमें परिवर्तन हो गया। जैसे स्तंभ गर्त तो यहाँ से भी मिल गया, स्तंभ गर्त तो महदहा से भी मिल गया, लेकिन जो अस्थियों से निर्मित वस्तुएं होती थी, अस्थियों से निर्मित जो वस्तुएं हैं उनमें कलात्मक ढंग से उनका निर्माण हो गया, अस्थियों से कलात्मक वस्तुओं का निर्माण शुरू हो गया। और क्या हुआ? यहाँ से ऐसे अनेक समाधान प्राप्त हुए, कब्रें प्राप्त हुई हैं, कब्रें प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक ही कब्र में दो व्यक्तियों को दफना दिया गया, दो व्यक्तियों को दफना दिया जाता था। एक कब्र है और उसमें दो व्यक्ति दफना दिए जाते थे। इसका पहला प्रमाण जो है हमको मध्य पाषाण काल में जो प्राप्त होता है, प्रतापगढ़ क्षेत्र में जो महदहा अवस्थित है वहां से प्राप्त होता है। इस प्रतापगढ़ क्षेत्र से जो अभी हम लोगों ने प्रयागराज का एक क्षेत्र था प्रतापगढ़, वहां उत्तर और पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर एक पट्टी तहसील है, पट्टी तहसील है। इस पट्टी तहसील में ही एक स्थल है दमदमा। ये मध्य पाषाण काल का स्थल है, उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ था। मध्य पाषाण कालीन स्थल जो पट्टी तहसील में है वो दमदमा है। और यहां से हमको क्या प्राप्त हुआ? हड्डी तथा सींग, हड्डी तथा सींग से उपकरण बनना शुरू हो गए, उपकरण बनना प्रारंभ हो गए। साथ में क्या हुआ? जो महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में पूछता है कि कहां से 41 समाधान प्राप्त हुए थे, 41 समाधान कहां से प्राप्त हुए थे? तो 41 समाधान दमदमा से प्राप्त हुए थे। ये दमदमा जो है यहाँ से 41 कब्रें एक साथ प्राप्त हुई हैं। और क्या यहाँ से प्राप्त हुआ? साथ में गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं, गर्त चूल्हे भी यहाँ से दमदमा से प्राप्त हुए हैं। और उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसे स्थल हैं जो मध्य पाषाण काल से संबंध रखते हैं, जैसे मोरहाना पहाड़,
लखैया, राहीखोर, इसमें से जो पूछता है पेपर में प्रश्न कि ये लखैया जो है जहां से 17 नर कंकाल प्राप्त हुए, पेपर में पूछता है कि कहां से 17 नर कंकाल प्राप्त हुई है, तो ये लखैया से जो है 17 नर कंकाल प्राप्त हुई है, 17 नर कंकाल प्राप्त हुई है लखैया से। हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थल है जो नवपाषाण काल से संबंध रखता है, नवपाषाण काल। इस नवपाषाण काल से संबंध रखने वाला स्थल है कोल्डिहवा। ये कोल्डिहवा अवस्थित कहां है? ये कोल्डिहवा बेलन नदी, ये कोल्डिहवा बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में कोल्डिहवा स्थित है। यहां कोल्डिहवा से 3 सांस्कृतिक अनुक्रम देखने को मिलते हैं, 3 जो है सांस्कृतिक अनुक्रम देखने को मिलते हैं, अर्थात इसमें जो 3 तरीके से विकास तेजी से हुआ। जैसे सबसे पहला कौन सा था? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके बाद विकास हुआ ताम्रपाषाण काल, उसके बाद लौह युग, और यहां से ही कोल्डिहवा से जो बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में अवस्थित है, यहां से ही 6000 ईसा पूर्व के आसपास, 6000 ईसा पूर्व के आसपास कोल्डिहवा से ही धान उगाने का सबसे पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा स्थल था जो उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता था। उसके बाद था महगरा। यह महगरा अवस्थित कहां था? गंगा नदी के दक्षिण, विंध्य क्षेत्र के पास, विंध्य क्षेत्र के पास और इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद के निकट ये स्थल अवस्थित था। इस स्थल से हमको प्राप्त क्या हुआ? इस स्थल से मिट्टी की गुड़िया, और क्या प्राप्त हुआ? गोलाकार झोपड़ी, गोलाकार झोपड़ी, और क्या प्राप्त हुआ? पसबाड़ा, और यहां से क्या प्राप्त हुआ? महगरा से। जैसे अभी हम लोगों ने कोल्डिहवा से देखा धान की फसल का जो हमें प्रमाण मिला था, लेकिन इस महगरा से हमें धान के साथ साथ जौ का भी प्रमाण मिला, जौ की भी खेती का प्रमाण हमको महगरा से प्राप्त हुआ है। अब हम लोगों ने देखा कि जो प्राग इतिहास था केवल पुरातत्व से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई थी, लेकिन अब जो है सभ्यता में विकास हो गया। अब पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त हो गए, लेकिन साहित्यिक स्रोतों का अभी हमको जानकारी प्राप्त नहीं हुई, अर्थात हम उसको पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन अब हमें क्या हुआ कि पुरातत्व के साथ साथ साहित्यिक स्रोतों का भी पता चल गया, अर्थात अब यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता जो है विकसित होना शुरू हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो गया। यह सिंधु घाटी सभ्यता का विकास उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हुआ, हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं। जब हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि जो भारत का सबसे उत्तरी स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो मांडा था, और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? ये दैमाबाद था, और पूरब में आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर अर्थात ये उत्तर प्रदेश वाला, ये आलमगीरपुर है, और पश्चिम में सुतगांगेडोर था, सुतगांगेडोर अर्थात बलूचिस्तान वाला क्षेत्र था ये सुतगांगेडोर। इसको देखने के बाद हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का एक स्थल है जो सिंधु घाटी से संबंध रखने वाला स्थल था। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश को विशेष तरीके से पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें उत्तर प्रदेश में कई ऐसे स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे पहला हम लोगों ने देखा आलमगीरपुर, ये कहाँ है? ये मेरठ में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मांडी, ये कहाँ अवस्थित है? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर में ये अवस्थित है।
ये यहां से कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि ये मांडी कहाँ अवस्थित है, तो मांडी मुजफ्फरनगर में अवस्थित है। उसके बाद और कौन से स्थल ऐसे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो सनौली। सनौली कहाँ है, ये बागपत में अवस्थित है। उसके बाद अगला कौन सा है, हुलास, ये सहारनपुर में अवस्थित है। ये सहारनपुर में अवस्थित है हुलास। ये सभी जो स्थल हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर प्रदेश में जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे आगे की जो भी घटना उत्तर प्रदेश से संबंधित है हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।